हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। जी हाँ, वही साइंस वर्ल्ड चैनल जिस पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड रेगुलर वीडियोज अपलोड होती हैं क्लास 8 से क्लास 12 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वैसे तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस भी जा चुकी हैं, लेकिन एग्जाम जब नजदीक आ जाते हैं तो हमें एक ऐसी वीडियो की नीड होती है जिसमें हम सिंगल वीडियो को देखें और हमारा चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो वही हमारी आज की इस वीडियो का टारगेट है, आपको चैप्टर रिवाइज कराना, कम समय में पूरा चैप्टर कवर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस पूरे चैप्टर को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से 4 जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं वो है 4 साइंटिस्ट के नाम, उनकी अपनी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो सभी स्टेटमेंट आपको कवर करनी होगी और उस स्टेटमेंट में क्या लिमिटेशन बन रही हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। जो 5th हमारा टॉपिक बनेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि भाई 5th नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। क्या क्या हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब समझेंगे हम एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक, डॉबी-राइनर्स ट्रेड। नंबर फर्स्ट, डॉबी-राइनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। डॉबी-राइनर्स ट्रेड भी आप बोल सकते हैं या लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब डॉबी-राइनर हमारे एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उनके एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है, आप नोट कर लीजिएगा उसको। डॉबी-राइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने समय पर जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे उनमें से 9 एलिमेंट को अरेंज किया और वो भी ग्रुप्स में। किसमें अरेंज किया? ग्रुप्स में। उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, सेकंड ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया और इसी तरीके से थर्ड ग्रुप के अंदर भी 3 एलिमेंट को प्लेस किया। तो 3 3 और 3। तो इसीलिए यहां पर जो रूल दिया गया वो क्या है? लॉ ऑफ ट्रायड। अब लॉ ऑफ ट्रायड का एक मीनिंग तो ये भी होता है, एक दूसरा मीनिंग भी है यहां पर लॉ ऑफ ट्रायड का कि भाई टोटल 3 ग्रुप दिए गए, हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट को प्लेस किया, ठीक है। और किस तरीके से, रूल क्या था उनका एलिमेंट को प्लेस करने का कि भाई एलिमेंट का जो मास नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के आधार पर डॉबी-राइनर ने हॉरिजॉन्टली ना लेकर वर्टिकली प्लेस करना शुरू किया। सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। लेकिन जो डॉबी-राइनर थे उनका कहना यह था कि आप फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो मिडिल एलिमेंट का होगा, ठीक है। और अगर आप फाइनली चेक करते हैं, रिजल्ट में चेक करते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा टॉप से बॉटम की तरफ आने पर किसी भी ग्रुप में, ठीक है। और टोटल कितने ग्रुप बनाए उन्होंने? 3 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? 3 ग्रुप, ठीक है। तो 9 एलिमेंट को उन्होंने 3 अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया और हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट थे। और एलिमेंट को प्लेस करने का तरीका क्या था? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसका मीन निकालेंगे तो जो आंसर आता है वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रहेगा। क्लियर? तो डॉबी-राइनर के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ ट्रायड दिया गया उसके अकॉर्डिंग बताया डॉबी-राइनर साइंटिस्ट ने कि भाई 9 एलिमेंट को मैं 3 अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर रहा हूं। हर एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, दूसरे ग्रुप में भी 3 होंगे और तीसरे ग्रुप में भी 3 होंगे। फर्स्ट वाले का उन्होंने नाम दिया एल्कली मेटल ग्रुप, सेकेंड वाले का नाम दिया एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप और थर्ड वाले का नाम दिया हैलोजन ग्रुप। क्लियर? अब एलिमेंट को प्लेस करने का तरीका क्या था कि भाई एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा टॉप से बॉटम की तरफ। फर्स्ट और थर्ड का आप एटॉमिक मास का मीन निकालिए और जो आंसर आएगा वो मिडिल एलिमेंट का होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया। दूसरी खास बात, आपको जो लिमिटेशन है डॉबी-राइनर की वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली लिमिटेशन, जितने एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे डॉबी-राइनर के समय पर, ऐसा माना जाता है करीब 15 एलिमेंट के आसपास थे, मतलब 9 से ज्यादा एलिमेंट थे, पर उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट को ही अरेंज किया जो केमिस्ट्री को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हालांकि वो तो 15 भी काफी नहीं है, पर लेकिन फिर भी जिस समय जो टॉपिक दिया जा रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो सारी ही अरेंज करके दिखानी होती है।
ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन मानी गई कि ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डॉबी राइनर ने प्लेस नहीं किया, उनके बारे में नहीं बताया, उनमें से सेलेक्टेड एलिमेंट सिर्फ 9 एलिमेंट को ही अरेंज करके बताया गया। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन, जो लॉ ऑफ ट्रायड था फर्स्ट पर अप्लाई हो रहा है, सेकंड पर थोड़ा सा एरर आती है। ठीक है, करीब 0.5 के आसपास की एरर आती है, और जो थर्ड ग्रुप है, जो तीसरा ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, 1.5 के नियर बाय एरर देखी जाती है, मतलब 1+ में एरर आ रही है। भाई साइंस के आधार पर पॉइंट्स में भी अगर डिफरेंस है तो एक एरर कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर 1+ में एरर आ रही है तो बेसिक सी बात है, काफी बड़ा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस कैसे? थर्ड ग्रुप में अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से अलग है। ठीक है, जो उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया वो लॉ ऑफ ट्रायड फुल्ली अप्लाई हो पाता है फर्स्ट पर, सेकेंड में थोड़ा मिस्टेक है, और थर्ड में और भी ज्यादा मिस्टेक आ रही है। ठीक है, काफी डिफरेंस बन रहा है वैल्यूज को लेकर मिडिल एलिमेंट की। क्लियर हुआ? तो डॉबी राइनर का टॉपिक समाप्त होता है यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर सेकंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने क्या बताया कि भाई एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के आधार पर हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होता है। 7 एलिमेंट को आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है, इसलिए उसे हम एक रो में नहीं रखेंगे बल्कि 8वें एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रखा जाएगा, और 9वें एलिमेंट को सेकंड के नीचे, 10वें एलिमेंट को थर्ड के नीचे। इस तरीके से रोज तैयार होती चली गई। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट के बारे में बताया? 56 एलिमेंट के बारे में बताया न्यूलैंड ने। लेकिन अब न्यूलैंड का जो नियम था उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं, अष्टक का सिद्धांत क्यों कहते हैं, बल्कि इसको सारे गामा पाधा निसा, ये जो 7 स्वर होते हैं, तो उसके आधार पर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का यही मीनिंग है कि भाई हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है। ठीक है, तो उस 8th एलिमेंट को आप आगे ना रखें, फर्स्ट के नीचे रखें। इस तरीके से उन्होंने 56 एलिमेंट 56 एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की। और लेकिन अब बात आती है लिमिटेशन की, कि लिमिटेशन क्या है। ये तो सब अच्छी बात है, भाई 56 एलिमेंट आ गए, 56 एलिमेंट आ गए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब बात लिमिटेशन की आती है कि भाई न्यूलैंड के जरिए जो स्टेटमेंट दी गई या जो काम किया गया उसमें क्या कमियां थी। सबसे पहले लिमिटेशन, न्यूलैंड के द्वारा जो 56 एलिमेंट दिए गए, उन्होंने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो आपके सामने बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेशन हो गई। ठीक, दूसरी खास लिमिटेशन, जो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम दिया ना कि भाई हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है, तो उस 8th एलिमेंट को आप आगे ना रखें हॉरिजॉन्टली, बल्कि फर्स्ट के नीचे रखें, और 9th एलिमेंट को सेकंड के नीचे रखें। तो ये जो नियम था लॉ ऑफ ऑक्टेव का, जो अष्टक का सिद्धांत था, ये 56 के 56 एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो पाया। सिर्फ कैल्शियम, लगभग मिडिल में एक कैल्शियम एलिमेंट आ रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये रूल अप्लाई हुआ। आगे चलकर जो उनकी टोटल जो रिमेनिंग एलिमेंट थे उन पर ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो ये उनकी दूसरी लिमिटेशन बनी। तीसरी लिमिटेशन भी है यहां पर, जो मेन लिमिटेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर थर्ड लिमिटेशन आपको ध्यान रखनी है कि न्यूलैंड ने सिंगल स्लॉट में 2-2 एलिमेंट को भी प्लेस कर दिया था, जबकि एक स्लॉट एक ही एलिमेंट के लिए जाना जाता है। कोबाल्ट और निकिल, ये वो 2 एलिमेंट थे जिनको एक साथ रख दिया गया था। नंबर 4th लिमिटेशन, आयरन एक एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज काफी मैच करती हैं कोबाल्ट और निकिल से, प्रॉपर्टीज मैच करने के बावजूद भी इस एलिमेंट को थोड़ा डिस्टेंस पर रखा गया कोबाल्ट और निकिल से। तो ये टोटल 4 लिमिटेशन बनती हैं न्यूलैंड के लिए। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन एक बार रिवाइज करते हैं स्पीडली, सिर्फ 56 एलिमेंट ही होते हैं ऐसा कहना। दूसरी लिमिटेशन, एक स्लॉट के अंदर 2-2 एलिमेंट को प्लेस करना, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल। तीसरी लिमिटेशन, आयरन एक एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज काफी मैच करती हैं कोबाल्ट और निकिल से, प्रॉपर्टी मैच करने के बावजूद भी एलिमेंट आयरन को काफी दूरी पर प्लेस करना। 4th लिमिटेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो नियम था, जो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम दिया, वो रूल ही उनकी 56 एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो पाया, सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाया। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट थे उन सभी पर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम, मतलब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट नंबर थर्ड, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए, मेंडलीव एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के आधार पर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, लेफ्ट से
राइट की तरफ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है, बल्कि उनका कहना यह था कि भाई जो भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेम दिखाता है तो उनको हम क्या करेंगे, वर्टिकली प्लेस करेंगे, और जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है उनके लिए हम एक नेक्स्ट कॉलम तैयार करेंगे, मतलब नेक्स्ट ग्रुप तैयार करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वर्टिकली कितने ग्रुप तैयार किए, 8 ग्रुप तैयार किए। तो याद रखिएगा, मेंडलीव साइंटिस्ट के जरिए 63 एलिमेंट को 8 अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया गया, और ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन उन्होंने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का जिक्र किया ना, वो किस बेस पर किया, ऑक्साइड्स और किसके बेस पे किया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड्स का एक एग्जांपल लेते हैं, R2O, ठीक है, R2O ऑक्साइड्स। हाइड्राइड के लिए RH। जो एलिमेंट R2O के अकॉर्डिंग फिट बैठेंगे तो उनको आपने कहा कि भाई प्रॉपर्टी मैच कर रही है ऑक्साइड्स के बेस पे, उनको एक साथ रख लेते हैं, या हाइड्राइड के आधार पर है तो उनको एक साथ रख लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार किया कि भाई ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर जो एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम दिखाएंगे उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी उनको हम नेक्स्ट ग्रुप के अंदर फिट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से मेंडलीव साइंटिस्ट ने 63 एलिमेंट को 8 अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया, प्लेस किया। ठीक है, पर क्या मेंडलीव साइंटिस्ट की भी कुछ लिमिटेशन है? बिल्कुल। अब वो लिमिटेशन डिस्कस करते हैं एक बार। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन, मेंडलीव साइंटिस्ट ने जब एलिमेंट को अरेंज किया तो ये देखा कि भाई आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के सेम होती है, लेकिन अगर हम उसको एक ही जगह रखते हैं तो भाई 3-3 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो पूरा पैटर्न, पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने कंफ्यूजन में क्या किया, एक ही स्लॉट के अंदर आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ प्लेस कर दिया। और आपको याद होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हम न्यूलैंड का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि न्यूलैंड साइंटिस्ट के जरिए जो टेबल बनाई गई थी, जो 56 एलिमेंट को अरेंज किया गया था, उसमें कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा हुआ था, है ना। लेकिन मेंडली वाली जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हुआ, उन्होंने आयरन को भी उसी स्लॉट में डाल दिया प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा एक लिमिटेशन तो ये हुई कि एक स्लॉट के अंदर एक ही एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 3-3 एलिमेंट को एक साथ प्लेस कर दिया। क्लियर? सेकेंड लिमिटेशन, मेंडलीव साइंटिस्ट के जरिए बताया गया कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, नहीं होगी तो उनको आगे रखेंगे, लेकिन एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ध्यान रखना होता है। ये ऐसा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया। लेकिन एक जगह मिस्टेक हो गई। तो इस पॉइंट पर क्या देखने को मिलता है कि भाई एटॉमिक मास पहले कम वाला होना चाहिए फिर ज्यादा, लेकिन उन्होंने पहले ज्यादा रख दिया और फिर आगे जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास कम देखा गया। तो कोबाल्ट और निकल को लेकर थोड़ी सी समस्या बनी हुई थी यहां पर, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो अपने आप में एक लिमिटेशन कंसीडर किया गया। अब एक नेक्स्ट लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की पोजीशन को वो ठीक से नहीं बता पाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर है ना, और डिफरेंट मास नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे कि आपने क्लोरीन का सुना होगा, क्लोरीन का 37.5 भी होता है और क्लोरीन 35.5 भी होता है। 35.5 और 37.5 के आसपास ये दो उसके मासेस देखे जाते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी ना कि डॉबी राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव के समय पर ये एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम ही नहीं था। सब एटॉमिक मास का सहारा ले रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स नहीं बताई गई मेंडलीव के जरिए। अब एक खास बात, एक प्लस पॉइंट, मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने के दौरान कुछ खाली जगह भी छोड़ी थी, कुछ 3 ब्लॉक को खाली छोड़ दिया था कि भाई भविष्य में कुछ एलिमेंट आएंगे तो वो इन तीनों बॉक्सेस में फिल होंगे और मेरी पीरियोडिक टेबल ठीक रहेगी, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बल्कि प्रेडिक्शन करना एक बहुत अलग बात होती है और वो साबित भी हो जाए, ठीक है ना। तो मेंडलीव के लिए प्लस पॉइंट था। अब वो 3 एलिमेंट क्या थे, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। याद रखिएगा ये वो 3 एलिमेंट है जो उन ब्लॉक्स में फिट हुए। तो प्रेडिक्शन करने वाले साइंटिस्ट भी कहा जाता है बल्कि इनको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, हेनरी मोजले।
नेक्स्ट नंबर 4, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने देखा कि भाई डॉबी राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, थोड़ा बहुत लिमिटेशन तो चलो हो जाती है, पर लेकिन एक कॉमन पॉइंट है कि तीनों ही साइंटिस्ट एटॉमिक मास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने इस टॉपिक को ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को उनके मास के आधार पर क्लासिफाई ना करके किसके आधार पर क्लासिफाई किया, अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो याद रखिएगा, हेनरी मोजले एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया अपनी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन किस बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर। अब एक बार थोड़ा सा आइडिया लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैंने एक आउटलाइन तैयार कर दी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई पीरियोडिक टेबल की, वैसे तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा डायग्राम, पर एक बार साथ साथ समझ भी लेते हैं इसको। तो हेनरी मोजले एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया अपनी पीरियोडिक टेबल में, वो भी किस बेसिस पर, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर। हर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पर प्लेस किया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया, ना कि मास नंबर के बेसिस पर, क्योंकि मास नंबर फ्रैक्शनेट होता है ना, डेसिमल वैल्यू भी दिखाता है, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक नंबर का जिक्र आता है क्या वो फ्रैक्शनेट होता है? क्या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17.3 होता है ना? नहीं ना। तो ये तो चीज क्लियर है आपको। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल का, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे चलता है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 भागों में बांटा जाता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, जो हेनरी मोजले के बेसिस पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भाई एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पे ही क्लासिफाई किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले जितने साइंटिस्ट थे वो सभी बता रहे थे कि भाई एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाहिए, और उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट में इसका यूज भी किया। लेकिन जो हेनरी मोजले थे उनके आधार पर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और यही बात ठीक भी है और अभी तक चल भी रही है, यूज भी की जा रही है। तो ये जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने एलिमेंट आते हैं, करीब कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट का जिक्र किया जाता है। इसमें 7 पीरियड है। कितने हैं? 7 पीरियड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पीरियड होते हैं, याद रखिएगा आप। और 18 ग्रुप होते हैं। कैसे? वर्टिकल लाइंस कितनी होती हैं? 18, ठीक है। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं, यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 12, इस तरह से वर्टिकल लाइन होंगी 3 से लेकर 12 तक। ये 13, ये 17 और ये 18। क्लियर? अब आप सोचेंगे ये एफ ब्लॉक कहां से आ गया? बीच में कुछ एलिमेंट होते हैं जो प्रॉपर्टीज के आधार पर फिट नहीं हो पाते हैं, तो वो अलग से रखे हुए हैं यहां पर, है ना। उसी ब्लॉक को पूरे को क्या बोलते हैं हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इनको मिलाकर एस ब्लॉक। और डी ब्लॉक किसे बोलते हैं? 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं, सब एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। 13 से 17 तक नॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन थोड़ा सा आपको सिंगल ब्लॉक ऊपर की तरफ बनाना है, और वो बनता है हमारा 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस फैमिली, ठीक है। 18 ग्रुप की खास बात है कि इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी शेल कंप्लीट होती है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, इस तरीके से, ठीक है। तो इनर्ट गैस फैमिली 18 नंबर के लिए। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया पीरियोडिक टेबल किस तरह से क्या है। अब ये तो चलिए बात हुई सभी साइंटिस्ट की, जिसमें हमने 4 साइंटिस्ट के टॉपिक को कवर किया। नंबर फर्स्ट डॉबी राइनर, नंबर सेकंड न्यूलैंड, और थर्ड मेंडलीव, और लास्ट 4th नंबर पे हेनरी मोजले, जिन्होंने एटॉमिक नंबर का यूज किया। अभी भी करंट जो सिचुएशन है, हाइड्रोजन की समस्या अभी भी बनी हुई है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, या आप लिमिटेशन में डाल सकते हैं हेनरी मोजले के टॉपिक में, अगर लिमिटेशन पूछी जाती है तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 5 टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड और ग्रुप्स। नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। अब देखिए, पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लिखना होगा, जिसके जरिए हम आसानी से समझ पाएंगे कि भाई हाँ, पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आपको बल्कि एक एग्जांपल ध्यान रखना होगा, एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो ये एक पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 11 से लेकर 18 तक। अब इस पीरियड के आधार पर अब इस एग्जाम्पल के बेस पर आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं पीरियड की। वो कैसे? नंबर फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फॉस्फोरस में 5, फिर 6, 7 और लास्ट 8। उसमें तो वैसे 0 होता है क्योंकि शेल कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पता चल गई आपको। सेकेंड, वैलेंसी। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, सोडियम की वैलेंसी +1, +2, +3, +4, -4, आगे फिर -3। तो वैलेंसी पहले बढ़ रही है और फिर वैलेंसी घट रही है। पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? नंबर थर्ड, साइज ऑफ एटम। नंबर थर्ड, साइज ऑफ एटम। आप एक बात सोचिए कि सोडियम के पास कितनी शेल है? आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे कि ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है। ठीक है, सोडियम और ये मैग्नीशियम। सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम वाले केस में सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स कम है। लेकिन मैग्नीशियम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्ट करने वाले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स भी ज्यादा होगी। तो सेंटर से ज्यादा खिंचाव होगा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उन पर। तो ओवरऑल जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा मैग्नीशियम का। तो आप इस तरह से सर्कल्स के जरिए समझा सकते हैं। सोडियम का साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम का छोटा होता है, फिर और छोटा होता है, फिर और छोटा होता है। इस तरह से साइज घटता जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में जाने पर एटम का साइज लगातार डिक्रीज होता है। क्लियर? अगर कोई आपसे रीजन पूछता है तो आप रीजन में क्या बताएंगे कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं ना किसी भी पीरियड में, है ना, क्योंकि थर्ड पीरियड की बात चल रही है एग्जाम्पल में, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सेंटर से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने लगती है आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है इसीलिए। ठीक है, तो ओवरऑल साइज डिक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज घटता है। नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, जब आप लेफ्ट में देख रहे हैं कि भाई साइज बड़ा है, आगे जाने पर साइज छोटा हो रहा है, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? सोडियम इन कंपैरिजन मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि साइज छोटा हो गया है। ठीक है ना? अब वो साइज छोटा क्यों है वो हमने थर्ड स्टेप में क्लियर कर लिया, साइज ऑफ एटम वाली प्रॉपर्टी में। ठीक, तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आप इसी चीज को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि आगे जाकर नॉन मेटल से स्टार्ट हो रही है इसीलिए। ठीक है, अगर आप बात करते हैं रिएक्टिविटी की, किसकी? रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी वाले केस में भी ऐसे होता है। आप सोचिए ना, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ये। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी कैसे हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एक और पॉइंट, लास्ट कैरेक्टर, लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप, कि लेफ्ट से राइट में जाने पर ऑक्साइड्स में कैसे चेंज आता है ना? तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब एक बात सोचिए, ये मेटल्स है
और ये नॉन मेटल्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड में एग्जांपल ले लीजिए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड में आप एग्जांपल ले लीजिए CO2, कार्बन, नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का एरिया घटता जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड जो होंगे वो घटते जा रहे हैं, और एसिडिक ऑक्साइड की नेचर, एसिडिक ऑक्साइड्स बढ़ते जा रहे हैं। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में दो पार्ट करेंगे आप, नंबर फर्स्ट मेटल ऑक्साइड और नंबर सेकंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो है डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स की जो नेचर है वो घटती जा रही है और एसिडिक ऑक्साइड की नेचर बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल होते हैं राइट साइड और मेटल होते हैं लेफ्ट साइड। और नॉन मेटल मतलब कि जो राइट साइड है उसका हमने एग्जांपल लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड पानी में घुलने पर क्या बनाते हैं, एसिड फॉर्मेशन करते हैं, H2CO3। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड लास्ट पॉइंट था। इसी तरीके से लगभग सेम ही होती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप्स के लिए। देखिए ग्रुप के केस में आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कोई एक ग्रुप है। अगर आपको पता करना है कि भाई कौन सा ग्रुप है, तो आप देखिए इसकी कन्फिगरेशन चेक कीजिए जरा। 2-1, सोडियम के लिए कितना 281, आगे 2881, सबके लास्ट में 1 आ रहा है ना, इसका मतलब पहला ग्रुप है ये। ठीक है, क्लियर? तो ये फर्स्ट ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हालांकि और भी होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, पर लेकिन आप 10th लेवल पर 3 एग्जांपल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3 हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर हम चेक करते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? नेक्स्ट वैलेंसी, भाई जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वैलेंसी भी तो उसी के आधार पर निकलती है, तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। कितना ईजी है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, साइज ऑफ एटम। यहां पर 2 शेल का इस्तेमाल हो रहा है, सोडियम के केस में 3 शेल का इस्तेमाल हो रहा है, और पोटेशियम के केस में देखिए जरा आप 4 शेल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचिए ना आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है वो सेम लग रही है सब में, और शेल बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल क्या होगा, साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, जैसे हमने एग्जांपल लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, साइज लगातार इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एटम का साइज जब आप पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर लगातार डिक्रीज होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, मेटेलिक कैरेक्टर। आप सोचिए ये तो सारे ही मेटल्स हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है इन सभी की होती है। लेकिन खास बात जो रिएक्टिविटी है, अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कौन एलिमेंट कितनी आसानी से, कौन सा एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, और वो है पोटेशियम। कोई अगर आपसे पूछता है भाई क्यों कह रहे हो आप इसको रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, आपको सीधा से बताना है कि भाई इसका साइज बड़ा है ना, तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, या ये खुद से निकाल सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो सोडियम की तुलना में जो पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि साइज यहां पर बढ़ चुका है इसीलिए। लास्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सारे मेटल है तो नेचर ऑफ ऑक्साइड तो सेम रहेगी। ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, कैसे होंगे, ये मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, MgO को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर? तो नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहती है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिए, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। और अगर आपको किसी सिंगल टॉपिक पर नीड है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में हमने रिवाइज किया कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हमारा एक चैप्टर है क्लास 10th की केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 5, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी हमने कवर किए, जिसमें 4 साइंटिस्ट का आपको जिक्र करना होता है, नंबर 5 पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स, और नंबर 6 ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं साइंस के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।